एक छोटा सा गांव था स्वर्णपुर, जहां भीषण सूखा पड़ा था। लोग खाने के लिए तरस रहे थे। खेतों में फसलें नष्ट हो चुकी थीं और हर ओर भूखमरी का कहर आ चुका था। गांव के किनारे एक झोपड़ी में आर्यन और उसकी पत्नी माया रहते थे। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सुनिए जी, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। माया, तुम तो जानती हो पूरे गांव में अकाल पड़ा है और इस अकाल के चलते कहीं काम भी नहीं मिल पाता। मैंने कितना ढूंढा पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं। लेकिन आर्यन, तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? आपको कुछ करना ही होगा। माया, तुम सही कह रही हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आप मेरी बात माने तो एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए रत्नगढ़ शहर चले जाइए। वहाँ आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है माया, मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकलता हूँ। अब गांव में रहकर क्या ही होगा। अगले दिन भोर होते ही आर्यन रत्नगढ़ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आए घने जंगल को चीरते हुए वो आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध संत दिखाई दिए। वो उनके पास पहुंचा। प्रणाम बाबा, मैं स्वर्णपुर गांव से आया हूँ। बाबा, गांव में अकाल पड़ चुका है और कोई काम नहीं दे रहा। काम की तलाश में ही मैं शहर जा रहा हूँ। अगर आप कोई उपाय बता दें तो मुझे रास्ता मिल जाए। बेटा, जहां जाओ, जो भी पहला काम मिले उसे स्वीकार करना, इनकार मत करना, चाहे कैसा भी हो। और कभी किसी की वस्तु पर लालच या छल से अधिकार मत जमाना। बिल्कुल बाबा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर किसी की निजी बात या रहस्य पता चले तो उसे कभी दूसरों को मत बताना। और याद रखना, अगर किसी संत से रास्ते में भेंट हो तो बिना अनुमति आगे मत बढ़ना। मैं वचन देता हूं बाबा, आपकी कही हर बात नहीं भूलूंगा। आर्यन जंगल पार करके जैसे ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसे एक बड़ी सी हवेली दिखी। उसने सोचा, इतनी बड़ी हवेली है, कोई बड़ा व्यापारी रहता होगा, शायद कोई काम मिल जाए। वो आगे बढ़ा ही था कि एक युवक उसके पास आया। नाम था विक्रम। अरे भाई, तुम यहाँ के नहीं लगते। कौन हो? क्या काम है? भाई साहब, मैं काम की तलाश में आया हूँ। मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं बचा है। अगर कोई काम दिला दें तो आपका उपकार होगा। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। विक्रम ने आर्यन की हालत देखी और कहा, हमारे मालिक सेठ धनराज जी को घोड़ों से बहुत लगाव है। उनके पास अलग अलग नस्लों के कई घोड़े हैं। हर 2 घोड़ों के लिए एक सेवक रखा गया है। मैं भी 2 घोड़ों की देखभाल करता हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी है। तुम चाहो तो मेरी जगह ये काम कर सकते हो। सेठ जी से मैं सिफारिश कर दूंगा। जी, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। याद रखना, घोड़ों को रोज नहलाना, खाना देना और साफ सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सेठ जी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आप निश्चिंत रहें भाई, मैं सब अच्छे से करूंगा। विक्रम आर्यन को सेठ धनराज जी के पास ले गया। सेठ जी ने आर्यन को 2 घोड़ों की जिम्मेदारी सौंप दी। रोज सुबह घोड़ों को नहलाना, फिर चने का खाना लाना, यही दिनचर्या बन गई। एक दिन आर्यन दूसरे सेवकों के पास बैठा तो एक ने पूछा, कैसा लग रहा है भाई काम करके? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे, तनख्वाह से तो पेट पलता नहीं। यहाँ असली कमाई तो दूसरे तरीके से होती है। हम लोग आधा चना बचा लेते हैं और बेच देते हैं। दिन भर में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन ऐसा करना तो गलत है। घोड़ों को भूखा रखकर कमाना बेईमानी है। सब करते हैं, विक्रम भी यही करता था। तू भी कर, तुझे भी मोटी कमाई होगी। आर्यन का मन डगमगाया। पैसे की जरूरत थी, पर तभी उसे बाबा की बात याद आई। कभी किसी वस्तु पर लालच या नहीं, चाहे जैसी भी हालत हो, मैं गलत काम नहीं कर सकता। आर्यन काम में इतना मेहनती था कि उसके घोड़े सबसे तंदुरुस्त और चमकदार दिखने लगे। सेठ धनराज जी अक्सर अपने घोड़ों को देखने निकलते थे। एक दिन जब उन्होंने सभी घोड़े देखे तो उन्हें हैरानी हुई। रामलाल, ये क्या हो गया है? इतने घोड़े कमजोर कैसे पड़ गए? क्या खुराक नहीं दी जा रही? सेठ जी एक एक करके सभी घोड़े देखते हैं, पर सारे कमजोर थे, सिवाय 2 घोड़ों के। वो 2 घोड़े स्वस्थ, चमकदार और फुर्तीले थे। सेठ जी आश्चर्य से बोले, ये 2 घोड़े तो बिल्कुल सही हालत में हैं। कौन देखभाल करता है इनकी? सेठ जी, इनकी देखरेख आर्यन कर रहा है। सेठ जी ने तुरंत आर्यन को बुलवाया। आर्यन, तुम्हारे घोड़े तो सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ। तुम क्या अलग कर रहे हो? सेठ जी,
मैं बस रोज समय पर नहलाता हूँ, चारा देता हूँ और साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। बाकी के घोड़े तो वही चारा खाते हैं, लेकिन कमजोर हैं। तुम्हारे घोड़े क्यों तंदुरुस्त हैं? सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब सबके सामने देना चाहूंगा। सेठ जी ने सभी सेवकों को बुलवाया। आर्यन ने सबके सामने सारी सच्चाई बता दी कि बाकी सेवक चारा बचाकर बेचते हैं। सेठ जी को क्रोध आ गया। धोखेबाज हो तुम लोग। मैंने भरोसे से काम सौंपा था और तुमने मुझे ही लूटा। आज से तुम सब निकाले जाते हो। सेठ जी की बात सुनकर सभी दोषी सेवक घबरा गए और रोने लगे। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। सेठ जी, इंसान से गलती हो सकती है। अगर ये सचमुच पछता रहे हैं तो शायद इन्हें एक और मौका देना चाहिए। सेठ जी कुछ पल सोचते हैं। ठीक है आर्यन, सिर्फ तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब से तुम ही इन सब की देखरेख करोगे। मैं तुम्हें मुख्य निरीक्षक नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। उस दिन के बाद घोड़ों की देखभाल में कोई कोताही नहीं हुई। सभी सेवकों ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद विक्रम, जो गांव गया था, लौट आया। जब उसने देखा कि आर्यन अब मुख्य निरीक्षक बन गया है तो उसके अंदर जलन पैदा हो गई। विक्रम ने अपने कुछ साथियों से बात की और आर्यन को हटाने की योजना बनाई। वो अपनी प्रेमिका पायल से मिलने गया, जो सेठ धनराज जी की बेटी थी। तुम आ गए? तुम्हारे बिना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं बहुत परेशान हूँ पायल। आर्यन ने मेरी जगह ले ली, अब वो सबका सर बन गया है और सेठ जी भी उसी पर विश्वास करते हैं। तो अब क्या करोगे विक्रम? अब बस एक ही रास्ता बचा है, इस आर्यन को हटाना ही होगा, वरना हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। रात का समय था। दोनों अस्तबल के पास बातें कर रहे थे। उधर आर्यन अपने काम से लौट रहा था। उसे दोनों की बातें सुनाई तो नहीं दी, पर उसने उन्हें साथ देखा। सेठ जी की बेटी और विक्रम, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। ये बात सेठ जी को जरूर पता होनी चाहिए। लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई। अगर किसी की बात याद रहता है तो उसे कभी दूसरों को मत बताना। आर्यन चुपचाप वहां से लौट गया। अगले ही दिन सुबह पायल रोते हुए अपने पिता सेठ धनराज जी के पास पहुंची। पिताजी, आर्यन ने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसने मेरे साथ अश्लील बातें की और कल तो उसने सारी हदें पार कर दी। मैं जैसे तैसे भाग कर आई। सेठ जी का खून खौल उठा। उसकी इतनी हिम्मत! मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुरंत अपने एक विश्वासी आदमी को बुलाया और कहा, कल सुबह मैं एक आदमी तुम्हारे पास भेजूंगा। जो भी पहला आदमी आए, तुम उसे बिना कुछ पूछे वापस लौटा देना, सजा देना। और हाँ, जो मैंने दिया है उस पत्र को उसी को देना। ये सब एक चाल थी। सेठ जी ने आर्यन को फंसाने के लिए उसे शहर के बाहर भेजने का नाटक रचा। उन्होंने आर्यन को बुलाया और कहा, आर्यन, एक जरूरी पत्र है, इसे तुम पास के आश्रम में जाकर संत महात्मा को दे आओ। बहुत जरूरी काम है। ठीक है सेठ जी। आर्यन वो पत्र लेकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसके साथ विश्वासघात हो चुका था। रास्ते में उसे एक संत मिले। संत एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। जैसे ही आर्यन ने उन्हें देखा, उसे बाबा की सीख याद आई। याद रखना, अगर किसी संत से रास्ते में भेंट हो तो बिना अनुमति आगे नहीं बढ़ना। आर्यन ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक पत्र लेकर सेठ धनराज जी की ओर से आश्रम जा रहा हूँ। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगे? बेटा, तुम्हारे पास जो पत्र है उसमें तुम्हारी मौत का फरमान लिखा है। क्या? लेकिन क्यों? सेठ की बेटी पायल और विक्रम का संबंध है। पायल ने तुम पर झूठा आरोप लगाया और अब तुम्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच दी गई है। पर तुम चिंता मत करो बेटा, बाबा की बात याद रखने के कारण ही तुम बच गए हो। तो अब मैं क्या करूं महाराज? तुम वापस जाओ और सेठ से कहो कि संत ने आदेश दिया है ये पत्र रात में ही दिया जाए, सुबह नहीं। जो आज्ञा महाराज। आर्यन संत को प्रणाम कर लौट गया। आर्यन ने सेठ धनराज जी से कहा, सेठ जी, मैं पत्र लेकर गया था, लेकिन संत ने कहा है कि ये पत्र उन्हें सिर्फ रात में ही दिया जाना चाहिए। संत का आदेश है तो पालन तो करना ही होगा। रात को सेठ जी ने फिर से आर्यन को पत्र लेकर भेजा। इस बार संत ने उसे एक नया पत्र दिया। आर्यन वो पत्र लेकर वापस आया और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संत ने उसमें पूरी साजिश की सच्चाई लिख दी थी। सेठ ने तुरंत विक्रम, पायल और बाकी दोषियों को बुलवाया। तुम सबने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सभी का चेहरा उतर गया। आर्यन, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तुम आज से मेरे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो।
मैं तुम्हें पूरे व्यापार का मुख्य अधिकारी नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। सेठ जी ने पायल को घर में नजरबंद कर दिया और विक्रम व उसके साथियों को शहर से निकाल दिया। अब आर्यन पूरी तरह से सेठ धनराज जी के व्यापार का मुख्य अधिकारी बन चुका था। सेठ जी ने जो जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, उसे आर्यन ने पूरी ईमानदारी और लगन से निभाया। उसने न केवल अपने काम को बेहतरीन तरीके से संभाला, बल्कि पुराने सेवकों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आर्यन ने अपने गांव स्वर्णपुर से अपनी पत्नी माया को बुला लिया। माया, जो कई महीनों से इंतजार कर रही थी, जब आर्यन का संदेश लेकर आदमी आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के हालात भी। उसने गांव में खाने का अनाज भिजवाया और वहां के कुछ नौजवानों को रत्नगढ़ में काम दिलवाया। उसका नाम अब सम्मान से